गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मीन्स इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जिसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीन्स होता है स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी and chemical energy. How chemical energy is converted into an electrical energy, or how electrical energy get converted to the chemical energy. Obvious, इन दोनों का रिलेशन पढ़ना था। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के सेल और दो टाइप के सिस्टम क्रिएट होते थे। एक आपका सिस्टम था गैल्वेनिक सिस्टम या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा सिस्टम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है जी? A cell is the combination of at least two electrodes. They are mainly known as anode and cathode, and one electrolyte. Anode is the electrode where oxidation process occur, और oxidation का means होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या oxidation state का increase होना. Cathode is the electrode where reduction process occurs, or गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। ये प्रोसेस जनरली कैथोड स्पीसीज पे होता है ना। और ये भी बोला था दैट इज ए फिक्स कि कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन, है ना। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कैथोड जो होता है जनरली राइट हैंड साइड पे होता है और एनोड जनरली लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल यानी गैल्वेनिक सेल के लिए हमें पढ़ना था LOAN का फॉर्मूला, जो मुझे बताता है पोलैरिटी के बारे में। चाहे सेल इलेक्ट्रोकेमिकल हो चाहे सेल इलेक्ट्रोलाइटिक हो, कोई चेंज नहीं आता एनोड और कैथोड पे एक्सेप्ट देयर पोलैरिटीज। दोनों में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, दोनों में कैथोड पे रिडक्शन होता है, दोनों में एनोड जनरली लेफ्ट में होता है। बस चेंज आता है तो किसका आता है? दिस वन। दिस इज द लोन मीन्स एन जनरली रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है और कैथोड जो होता है जनरली हमारा क्या होता है? पॉजिटिव स्पीसीज। और बचा सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा बचा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड बन जाएगा आपका पॉजिटिव, और कैथोड हो जाता है आपका कैसी स्पीसीज? नेगेटिव। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है? यही सब पढ़ाया था मैंने। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड टॉपिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डेफिनेशन क्लियर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, या फिर इसके अंदर एक टर्म आती है इलेक्ट्रोलाइसिस। पहले तो मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आया था? इलेक्ट्रोलाइटिक किसे कहते हैं? इसका मीन्स था कि आप करंट दोगे, उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होगी। Electrolytic cell is that cell in which current is supplied as an input and a chemical reaction occurs. आप बाहर से करंट दोगे, अंदर एक केमिकल रिएक्शन होगी, चार्जिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरी, चार्जिंग ऑफ इन्वर्टर बैटरी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। शायद एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। जब भी आप किसी फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हो, बाहर से क्या दे रहे हो आप? करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अंदर जाने के बाद बैटरी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होती होगी, दैट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है भाई? कौन सी एनर्जी इनपुट में देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कन्वर्ट कहाँ हो जाती है? केमिकल एनर्जी। कन्वर्ट कहाँ हो जाती है? वो केमिकल एनर्जी। और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, किसी भी करंट की सप्लाई की वजह से अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पार्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग को मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ इसको? केमिकल रिएक्शन। वर्डिंग्स पे ध्यान देना भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहला जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है करंट और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक होना या केमिकल रिएक्शन।
A chemical reaction which occurs due to the supply of the current is generally known as electrolysis. Is generally known as electrolysis. Clear है? Electrolysis का meaning देखो भाई. A chemical reaction or chemical process which occurs due to supply of current is called electrolysis. अगर करंट की सप्लाई की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सेल का नाम तो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो प्रोसेस होता है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस. नमक लिया, सोडियम क्लोराइड, और उसके अंदर करंट पास करवाया था. मोल्टन स्टेट में सोल्ट ले लिया. सोल्ट इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट. पिघला हुआ नमक है, सोल्ट है, उसके अंदर से करंट पास करवाया. मुझे पता है सोडियम में प्लस होता है, क्लोरीन पे कैसा होता है? माइनस. करंट सप्लाई करता हूँ, इस वजह से थोड़ी देर बाद सोडियम सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है और साइड से कौन सी गैस निकल जाती है? क्लोरीन. है ना? ये रिएक्शन तब हो रही है जब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? करंट सप्लाई कर रहा हूँ. तो जब आप करंट को सप्लाई करते हो तो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जब रिएक्शन हुई है उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या इस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ सकते हो कि अगर तुमने सोडियम क्लोराइड से करंट सप्लाई कर दिया तो उसके अंदर से क्या बाहर निकलती है? क्लोरीन, और नीचे कौन डिपॉजिट हो जाता है? सोडियम. दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. समझ में आया भाई? कुछ समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं और क्या मैंने पढ़ाया इसमें? मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और उसका प्रोसेस क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? किसकी सप्लाई करते हो? करंट की. उसकी वजह से क्या होती? कोई केमिकल रिएक्शन. उसमें सॉलिड भी बन सकता है, उसमें लिक्विड भी बन सकता है, और उसमें गैस भी बन सकती है. सॉलिड बना तो वो क्या हो जाएगा? वहीं पे डिपॉजिट. सॉलिड बना तो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट. और गैस बनी तो क्या हो जाएगी? लिबरेट. है ना? सॉलिड बना तो वहीं बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, और अगर आपने करंट सप्लाई किया, कोई गैस लिबरेट बनी तो लिबरेट होके बाहर चली जाती है. इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's first law of electrolysis. इसके 2 लॉ थे. हम फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. आई थिंक सबको क्लियर है कि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोल रहा हूँ, किसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. आप जब भी किसी सॉल्यूशन से या किसी भी सिस्टम के अंदर से करंट पास करते हो तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. और उस केमिकल रिएक्शन से कुछ सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाता है या कुछ गैस बन के रिलीज हो जाता है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मास ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberated due to electrolysis at any electrode is directly proportional to quantity of इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड. इस बात को समझो. मैंने कहा सोडियम क्लोराइड है, मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, मैं इसके अंदर से करंट पास करवा देता हूं तो प्रोडक्ट बनता है, सॉलिड डिपॉजिट होता है सोडियम, और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है. दिस इज द प्रोसेस. अब ये कहता है फैराडे का फर्स्ट लॉ, भाई कितना अमाउंट सोडियम बनेगा या कितनी वॉल्यूम गैस क्लोरीन बनेगी, डिपेंड करता है तुमने कितना करंट वहाँ से सप्लाई किया है. सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ नहीं था. उसने बोला कि किसी भी सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिट हो जाएगा या कितना गैस वहाँ से क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी. वो डिपेंड करता है किस पे? कि तुमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई. The mass of any substance deposited or liberated at any electrode, एनोड और कैथोड पे कितना मास बनेगा या कितनी गैस लिबरेट होगी at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity supplied in electrolysis.
इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपने कितना करंट सप्लाई किया है, इस बात पे डिपेंड करता है आपके पास कितना सब्सटेंस फॉर्म होगा। क्या ये बात क्लियर है आपको, है ना? किसी केमिकल रिएक्शन से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, कितने कंपाउंड बनेंगे डिपेंड करता है तुमने कितना करंट दिया। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं कि रिएक्शन किससे हो रही है, करंट की वजह से। रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, करंट। कितना प्रोडक्ट बनेगा डिपेंड करता है कितना करंट दिया। लेट कितना प्रोडक्ट बना, कितना वेट बना प्रोडक्ट का, W इज द मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड दैट इज चार्ज। ध्यान से सुनना है भाई, एक बार बोल रहा हूं मैं करंट सप्लाइड और लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, चार्ज। ये बात सही है, गलत नहीं है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार कितनी करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, Q, और उसको भी आगे क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्योंकि जिस टाइम पे फैराडे ने अपना ला दिया था उस टाइम पे उसके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि वो कांस्टेंट करंट की सप्लाई को काउंट कर सके। हाँ, उसके पास ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट जरूर था जिससे वो ये काउंट कर सके कि उसने कितना चार्ज सप्लाई किया था। हम पहले चार्ज लिखेंगे, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, करंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ फैक्टर अप्लाई करता हूँ, क्या, Z, और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। Z इज नोन एज इक्विवेलेंस कांस्टेंट। इसको भी डिफाइन करेंगे भाई, क्या होता है इक्विवेलेंस कांस्टेंट, बट फिलहाल के लिए याद रखो ये क्या है, कांस्टेंट है जिसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैंने यूज किया है, जिसका नाम होता है इक्विवेलेंस कांस्टेंट। क्लियर है? नाउ टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड चार्ज। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड चार्ज, अरे कहीं पे पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इज जनरली नोन एज करंट। पढ़ा है ना ये तो। करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी आ गई, I इंटू T इम्प्लाइज इस चार्ज की, इस Q की जगह पे पुट कर दो वैल्यू, W बन जाएगा ZI इंटू T। W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ZI इंटू T। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस। Mass of substance or weight of the substance deposited at any electrode or the gas liberated in any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity supplied or charge supplied. W is equals to Z into Q. W is equals to ZI into T, क्योंकि Q किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम। करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज यहाँ से निकालोगे करंट इंटू टाइम के बराबर। क्लियर है? कर लोगे फर्स्ट लॉ इतना, ठीक है। इसके बाद देखो आगे इसी में W इज इक्वल्स टू ZI इंटू T। W इज इक्वल्स टू ZI इंटू T। Z इज नोन एज इक्विवेलेंस कांस्टेंट। Z इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंस कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, इक्विवेलेंस कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंस कांस्टेंट, Z कैलकुलेट करो। मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से Z की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z इक्वल्स टू आ जाएगा W अपॉन में I इंटू में T। Z इज इक्वल्स टू W अपॉन में I इंटू T। ये समझ में आया कैसे लिखा, Z को एज इट इज रखा, I इंटू T को इसके नीचे ले गया। I क्या होता है, करंट। लेट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट सप्लाई किया, 1 एम्पियर। टाइम T टाइम कितनी सेकंड के लिए अप्लाई किया, 1 सेकंड। तो Z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, W अपॉन 1 इंटू 1 इम्प्लाइज Z इक्वल्स टू W। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, ये बताओ। फिर से सुन लो, फॉर्मूला आया था हमारे पास W इज इक्वल्स टू ZI इंटू T, ठीक है। Z यहाँ से कैलकुलेट किया तो आ गया W अपॉन में ZI इंटू T। W अपॉन में I इंटू T। मैं मान लेता हूँ करंट 1 एम्पियर ही सप्लाई किया, कितनी सेकंड के लिए सप्लाई किया, 1 सेकंड के लिए। तो कहता है यहाँ पे फॉर्मूला अगर पुट कर दे दोनों वैल्यू तो Z और W सेम आ जाता है। और W मैंने लिखवाया था व्हाट द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो देखो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल। लिख सकता हूँ इक्विवेलेंस कांस्टेंट, ये लिख सकता हूँ इक्विवेलेंस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड लिख सकता हूँ या नहीं, ये बताओ। यही तो लिखा है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको मैंने क्या लिख दिया, थ्योरेटिकल फॉर्म में। द Z इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन, कब, व्हेन 1 एम्पियर करंट इज सप्लाइड फॉर 1 सेकंड। व्हेन 1 एम्पियर करंट
इज सप्लाइड, कितनी देर के लिए, सप्लाइड फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट सप्लाई किया। अगर 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट सप्लाई करते हो तो उस टाइम पे जितना मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर आएगा, जेड के। जेड बराबर होता है वो वेट जो डिपॉजिट होगा 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए सप्लाई करना। समझ में आया कुछ? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कि कितना मास डिपॉजिट होगा डिपेंड करता है तुमने कितना करंट दिया है। W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, क्यू की जगह लिख दिया आई इंटू टी, W इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। इसके बाद मैंने निकाला जेड W अपॉन में आई इंटू टी, आई और टी को 1 मान लिया, जेड और W के आगे एक दूसरे के इक्वल। ओके, करेक्ट है। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है, देखो चार्ज ऑन, जो बाद में न्यूमेरिकल में यूज होगी, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट का नाम है। ठीक है, मुझे ये पता करना है भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, क्योंकि देखो बात क्लियर सी ये है कि मैंने स्टोक्योमेट्री 11th क्लास में आपने स्टोक्योमेट्री में पढ़ा होगा, जितनी भी कैलकुलेशंस आपकी रिएक्शन बैलेंसिंग में होंगी सभी मोल्स में करी जाती है। रिएक्शन कभी भी एटम्स की फॉर्म में नहीं होती, हमेशा रिएक्शंस कैलकुलेशन हमेशा किस फॉर्म में होंगी, मोल्स की फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन्स भी किस फॉर्म में चेंज होंगे, वहाँ मोल्स में। क्लियर है? तो ये कहता है कि पहले हम यही आइडेंटिफाई कर लेते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, और उसको जितने की ज़रूरत होगी उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो अगर मुझे ये पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना है तो 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो ये कहता है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी उसी फॉर्मूले से निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। अब मुझे ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, पता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव या कितना पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किस टाइप का होता है, प्लस या माइनस, ऑब्वियस नेगेटिव होता है। कितना होता है, -1 यूनिट। कितना होता है, -1 यूनिट। इसी को मैं कुलाम्स में लिखूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, किसी को दिक्कत नहीं होगी, इतना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा होता है। अब कितने मोल इलेक्ट्रॉन पे पूछ रहा है, 1 मोल, और सबने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, सबने क्या पढ़ा है, 1 को मोल कंसेप्ट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का कितने पार्टिकल होंगे। हाँ भाई, अरे बताओ 1 मोल में कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने आयन या कितने इलेक्ट्रॉन या कितने पार्टिकल होते। ऑब्वियस 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, यानी सीधी सी बात है अवोगाड्रो पार्टिकल्स विल हैव चार्ज। एक पे पता है मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 6.022 इंटू 10⁻23 पे कितना होगा पता चल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आता है, लगभग आता है 96,485 कुलाम्स, इतना चार्ज आता है पर मोल। कितने मोल पे, 1 मोल पे पर मोल। और लगभग मैं इसको लिख देता हूँ राउंड ऑफ में 96,500,96500 कुलाम्स। पता चल गया जी। मुझे ये पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, और मुझे ये भी पता है 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 मोल पे ना 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो अवोगाड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर, और आंसर आता है 96,500 कुलाम्स पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 96,500, एंड दिस वैल्यू इज सप्लाइड एज कितना, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी आपके पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा 1 फैराडे यूज करोगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आएगा कितना यूज करोगे, 2 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन आ गया 3 फैराडे, n मोल इलेक्ट्रॉन्स के हो गए, वहां पे कितना चार्ज यूज करोगे, n फैराडे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे, 96,500। क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार सीबीएसई में, व्हाट इज द 1 फैराडे। 1 फैराडे इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस कैलकुलेशन हैज टू बी राइट। ये कैलकुलेशन लिखनी है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है भाई, सीधी सी बात है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्स है। मुझे ये भी पता है 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स कितने, दोनों को गुणा कर दो, आंसर जो आएगा वो कहलाएगा 1 फैराडे यूनिट। 1 फैराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, दैट इज 96500 कुलाम्स। क्लियर है जी, 96500 कुलाम्स। अब यूज कैसे होगा वो भी देख लीजिए।
देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया? कॉपर 2 पॉजिटिव का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल किस टाइप के मिलेंगे उस टाइप का एग्जांपल है। कॉपर 2 पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो मुझे ये पता है कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, यहाँ से कितना चार्ज है इस पे, +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर में। क्लियर? 1 एटम कॉपर का कितने इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। और कितना एटम कॉपर का बनेगा? 1 एटम। क्या ये बात समझ में आई सबको? एक एटम कॉपर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? 1 कॉपर एटम विल इलेक्ट्रोलाइज बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हम हमेशा इक्वेशन को किस फॉर्म में पढ़ते हैं? मोल में। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 मोल, कितना मोल लिख दिया? 1 मोल, तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। भाई एक एटम कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 कॉपर एटम को कितने चाहिए? 4। 3 कॉपर एटम को कितने चाहिए? 6। 4 कॉपर एटम को कितने चाहिए? 8। अगर वहां कितने कॉपर एटम दे रखे हैं? 1 मोल, कम से कम कितना दे रखा है? 1 मोल, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे। तो ये 2 मोल कितना हो गया? 2 फैराडे। ये बात कितनों को समझ में है? मैंने यहाँ फैराडे कैसे लिख दिया? क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 फैराडे। 2 मोल का मतलब कितना हो गया? 2 फैराडे। सही है? तो इसका मतलब है फॉर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल फॉर 1 मोल कॉपर, 1 मोल कॉपर कितने? 2 फैराडे चार्ज। कितना चार्ज चाहिए? 2 फैराडे। और फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम्ब्स। ठीक है, चलो बताओ। एल्यूमिनियम 3++3 इलेक्ट्रॉन गोज टू द एल्यूमिनियम। बताओ 1 मोल एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 मोल एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? 1 मोल एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? ऑब्वियस 3 फैराडे। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू द जिंक। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है? जिंक का। कितने मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एटम के लिए चाहिए 2। 1 मोल जिंक के इलेक्ट्रोलाइसिस में कितना चाहिएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 2 फैराडे, है ना? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 फैराडे। सही है, समझ में आया? और देखो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गोज टू दी सोडियम। बताओ जी 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस में कितने चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कितना? 1 फैराडे। तो पहचान सकते हो किस रिएक्शन में कितने फैराडे चाहिए, है ना? जैसे और एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे। आयरन 3++3 इलेक्ट्रॉन गोज टू द आयरन। बताओ 1 मोल ऑफ आयरन का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना चार्ज चाहिए? कितना चार्ज चाहिए? 1 मोल आयरन इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कितना चाहिए? 3 फैराडे। कैसे पता चला? 1 आयरन 3+3 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल आयरन 3+3 मोल इलेक्ट्रॉन। और 3 मोल का मतलब 3 फैराडे। 3 मोल का मीन्स क्या होगा? 3 फैराडे। 3 मोल्स मीन्स 3 फैराडे, है जी? सही है, कर लोगे इसको? ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल। मोल, किसी भी एटम के अंदर ना किसी के भी मोल हमेशा बराबर होंगे उसका वेट अपॉन में उसका मोलिकुलर वेट। ठीक है, कर लोगे इनको? ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।